हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो कैप्सूल कोर्स लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स का, जिससे हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, व्हाट इज अ लेजर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको लेजर की फुल फॉर्म लिखनी है, जो कि है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की लाइट एमिट करता है। वो क्या है प्रॉपर्टीज लेजर की? पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट हाईली कोहेरेंट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। चौथी प्रॉपर्टी जो कि हाई नहीं है बल्कि लो रहती है, वो है स्मॉल डाइवर्जेंस। तो ये भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, डाइवर्जेंस का स्मॉल होना। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से एग्जाम में 2 मार्क्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write essential components of a laser system. So students, always remember that there are only three essential components for a laser. That is optical cavity, जिसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एक्टिव मटेरियल्स। तीसरा है पंपिंग सोर्स। तो ये तीन मोस्टली सभी लेजर्स में पाए जाने वाले एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। चौथा कंपोनेंट है जो कि है कूलिंग सिस्टम। ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के टाइप का आप लेजर यूज कर रहे हैं। ज्यादातर आपने पढ़ रखा है रूबी लेजर, यानी कि सॉलिड स्टेट लेजर्स में हमें कूलिंग सिस्टम की, एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा स्टेबल स्टेट किसे कहते हैं? 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और भी बहुत सारे ईयर्स में ये काफी बार पूछा हुआ है। तो मेटास्टेबल स्टेट, इट इज अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। हमेशा याद रखिएगा, मेटास्टेबल स्टेट क्या है? एक्साइटेड स्टेट होती है किसी भी एटम के लिए जिसमें इट हैज लॉन्गर लाइफ टाइम देन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं उनके कंपेरिजन में इसका लाइफ टाइम हमेशा ज्यादा होता है। एंड शॉर्टर लाइफ टाइम देन दी ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो अनलिमिटेड है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जो एटम्स होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट ही रहते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट क्यों रिक्वायर्ड है लेजर में? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखेंगे, मेटास्टेबल स्टेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाई इज इट नेसेसरी। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखेंगे। वैसे तो सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार रखना है जो इसमें बताए जा रहे हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नाम से ही पता लग रहा है, पॉपुलेशन मींस संख्या, इन्वर्जन मींस बढ़ना। यहाँ पर पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जनसंख्या नहीं है, बल्कि लेजर में जो एटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, उनका बढ़ना ही पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। तो दिस इज अ फिनोमेना व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हायर इन एक्साइटेड स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। जब भी ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में एक्साइटेड स्टेट में हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो हम उस घटना को, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये हम इस तरीके का फिनोमेना कब अचीव कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करानी होती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं एनर्जी थ्रू पंपिंग। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना कंपलसरी है। सो इट इज रिक्वायर्ड इन मेटास्टेबल स्टेट फॉर लेजर एक्शन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। वो है डिफरेंशिएट स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस एमिशन में आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन atom goes to excited state and after very short time interval it return to lower state without any external force releasing a photon called spontaneous emission। तो स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमेशा याद रखिएगा कि जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मोशन में होते हैं या ट्रेवल करते हैं। और ये जब ट्रेवल करते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं होता है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से नीचे आते हैं तो एक फोटोन एमिट करते हैं, जिसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा गया है। इसी तरफ अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें, इसमें क्या डिफरेंस है? स्टिमुलेटेड एमिशन में भी प्रोसेस से, एक्साइटेड स्टेट से ही
ग्राउंड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और एनर्जी को रिलीज भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको एग्जाम में? व्हेन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, देन इफ अ फोटोन इंटरेक्ट्स विद एक्साइटेड स्टेट एटम, इट फोर्स the atom to undergo transition to ground state by emitting another photon of same energy same phase. So students हमेशा याद रखिएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन में हम फोर्स्ड एमिशन कराते हैं। उसमें हम फोर्स्ड का मतलब है कि एक इनपुट एनर्जी दी जा रही होती है, और इनपुट एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी की वजह से हमें आउटपुट में दो आइडेंटिकल फोटॉन्स मिलते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसमें सेम एनर्जी होती है और सेम फेज होता है। तो ये तो डेफिनेशन वाइज इसका डिफरेंस है। इसके अलावा याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन में कि जो फोटोन एमिट होता है उसका डायरेक्शन रैंडम होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में कैविटी के अंदर रिलीज हो सकता है। स्टिमुलेटेड एमिशन में भी जो एटम्स जब नीचे आते हैं, एटम्स का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स से है, ध्यान रखिएगा, तो बोथ एमिटेड फोटॉन्स हैव सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आने पर जो दो फोटोन आएंगे उनका डायरेक्शन तो रैंडम होगा, लेकिन जो भी होगा डायरेक्शन दोनों का एक जैसा होगा, उनका सेम डायरेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड है स्पॉन्टेनियस एमिशन की तरफ, लाइट प्रोड्यूस बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट कोहेरेंट। इसमें हमें कोहेरेंट लाइट नहीं मिलती स्पॉन्टेनियस में, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें कोहेरेंट लाइट मिलती है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मींस एक्साइटेड स्टेट में जब एटम पहुंचा है एब्जॉर्प्शन से तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा ही। तो आपको चौथा पॉइंट लिखना है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। स्टिमुलेटेड एमिशन में आप लिखेंगे इट इज अ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि हमने उसको इंड्यूस कराया, फोर्स्ड कराया है प्रोसेस को एक्सटर्नल एनर्जी दे करके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप स्पॉन्टेनियस एमिशन में, लेजर एक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेजर एक्शन जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन पर डिपेंड नहीं करता है, या ये भी कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें लेजर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस पर लेजर एक्शन डिपेंड करता है और इससे हमें लेजर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप स्पॉन्टेनियस एमिशन की तरफ लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में केवल सिंगल फोटोन आउटपुट में मिलता है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में दो आइडेंटिकल फोटॉन्स हमें आउटपुट में मिलते हैं। याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक्सटर्नल एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाइल इन स्टिमुलेटेड एमिशन एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे फिगर बना करके भी आप डिफरेंस में दिखा देंगे। फिगर में आप एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ का मोशन दिखाइए इलेक्ट्रॉन्स का, और एक फोटोन एमिट करता हुआ दिखा दीजिए। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में इनपुट एनर्जी ये दिखाई पड़ रही है, ये इनपुट एनर्जी बना के शो करना जरूरी है, और जो हमारे एक्साइटेड स्टेट पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और नीचे आते हैं तो दो फोटॉन्स को एमिट करता हुआ आपको यहाँ पर शो करना कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आई थिंक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ड्रॉबैक ऑफ टू लेवल लेजर, और समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड एज व्हाई टू लेवल लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेजर एक्शन। दो लेवल का लेजर जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, या उसका क्या ड्रॉबैक है? तो याद रखिएगा टू लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। सो फॉर लेजर एक्शन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन टू लेवल लेजर। सो स्टूडेंट्स ये होता क्यों नहीं है कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों नहीं हमें मिलता है? तो उसका रीजन है ड्यू टू दी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आफ्टर सम टाइम द पॉपुलेशन ऑफ बोथ एनर्जी लेवल्स, जो एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट, उन दोनों एनर्जी लेवल्स का पॉपुलेशन जो है वो सेम हो जाता है। तो N1 इक्वल टू N2 की कंडीशन मिल जाती है, जिस कारण ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजोनेटर और ऑप्टिकल रेजोनेटर इन कैविटी इन लेजर? सो जो रेजोनेटर होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेटर कैविटी जो होती है, उसका क्या फंक्शन है? तो हमेशा याद रखेंगे रेजोनेटर का मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा, जो रेजोनेंस कराता है। किसका रेजोनेंस करा रहा है? जो फोटॉन्स ग्राउंड, जो हमारे जो फोटॉन्स एमिटेड फोटॉन्स हैं जो लेजर का फॉर्म बनेंगे, उनका रेजोनेंस उसी कैविटी के अंदर होता रहता है। और ऑप्टिकल कैविटी है क्या? नाम से याद रखेंगे इसको कि ये एक मिरर्स का अरेंजमेंट है।
इसमें जिस भी लेजर में जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना आपको कि दो साइड होती है मिरर के, एक M1 मिरर और M2 मिरर अगर नाम दे दें तो एक मिरर पार्शियली कोटेड होता है जबकि दूसरा वाला मिरर हमारा 100% सिल्वर्ड कोटेड रखते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइट है वो केवल एक ही डायरेक्शन से बाहर आउटपुट में आ सके। सो स्टूडेंट्स, लाइट कन्फाइंड द कैविटी रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स टू प्रोड्यूस required laser beam inside the optical resonance cavity. So this is the function of laser cavity. नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि हाउ कैन यू से दैट हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू रूबी लेजर। ये रूबी लेजर से कैसे सुपीरियर है। 2012, 2019 और भी बहुत सारे ईयर्स हैं जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन करे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पूछा गया है, सुपीरियरिटी पूछी गई है। डिफरेंस और सुपीरियरिटी में अंतर क्या होता है, हमें ऐसे डिफरेंस यहाँ पे बताने होंगे जो हीलियम नियॉन लेजर को सुपीरियर शो करता हो रूबी लेजर से। तो उसके मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप 2 मार्क्स में अगर आएगा तो लिख सकते हैं। पहली चीज है कि जो हीलियम नियॉन लेजर होता है उसका आउटपुट कंटिन्यूअस नहीं होता, सॉरी कंटिन्यूअस मिलता है, जबकि जो रूबी लेजर होता है उसमें कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं मिलता है, बल्कि जो आउटपुट होता है वो शॉर्ट पल्सेस के फॉर्म में होता है। हीलियम नियॉन लेजर में हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो लाइट का आउटपुट हमें मिलता है, जो फोटॉन्स मिलते हैं वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं और हाईली डायरेक्शनलिटी उनकी मिलती है इन कंपेरिजन टू रूबी लेजर आउटपुट्स। मेन और इंपॉर्टेंट थिंग, हीलियम नियॉन लेजर की एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है रूबी लेजर के कंपैरिजन में। एफिशिएंसी ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या रहता है, कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है रूबी लेजर में और बहुत जल्दी इसमें हीटिंग हो जाती है, जबकि हीलियम नियॉन लेजर में एक्स्ट्रा कूलिंग हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है और गैस होने के कारण उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती और ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारा हीलियम नियॉन लेजर वर्क कर लेता है। हीलियम नियॉन लेजर इज अ फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हीलियम नियॉन लेजर में क्रिस्टल इम्परफेक्शंस भी नहीं होता है। दूसरा, थर्मल डिस्टॉर्शन ये भी इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि ये सारी प्रॉब्लम्स रूबी लेजर में हमें मिल रही होती हैं। हीलियम नियॉन लेजर में एक्स्ट्रा कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रूबी लेजर में कूलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कह सकते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर थोड़ा कम कॉस्टली है इन कंपेरिजन टू रूबी लेजर। तो इस तरीके से आप इनके सुपीरियरिटी वाले पॉइंट्स लिख करके आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आंसर इस तरीके का लिखने के लिए आ सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा सकता है कि एप्लीकेशंस बताइए लेजर की, तो इसमें आपको हेडिंग वाइज लिखना है तो उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको लिखने के लिए। तो याद रखें, मेन हेडिंग्स में बताता हूँ आपको। मेडिकल एप्लीकेशन है, मटेरियल प्रोसेसिंग है, इन कंप्यूटर्स है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम है, और अदर की बात करें जिसमें होलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टैटू रिमूवल, लेजर टॉर्च, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आप एप्लीकेशंस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मेडिकल एप्लीकेशन में आई डेंटल सर्जरी, ग्लूकोमा सर्जरी, किडनी स्टोन्स रिमूवल। मटेरियल प्रोसेसिंग में वेल्डिंग, कटिंग, ड्रिलिंग ऑफ मटेरियल्स, डायमंड की जो फाइन कटिंग होती है ये भी लेजर से की जाती है। कंप्यूटर्स में बारकोड स्कैनर, लेजर प्रिंटर स्कैनर, माउस, सीडी राइटर, इन सभी में भी लेजर का यूज होता है। कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, जिसमें हम लाइट जो है लेजर के फॉर्म में ही इनपुट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी आइए रिव्यू कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर 2017 यहाँ पर मैंने लिखा है, बट स्टूडेंट्स ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ईयर्स पे मत जाइएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, सभी तैयार करने हैं। सो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या लिखना है इसमें, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस for which all the incident light propagate through core with total internal reflection in optical fiber is known as acceptance angle। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है एक्सेप्ट करने वाला एंगल, किस चीज को एक्सेप्ट करता है, लाइट को TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोपोगेट करने के लिए एक्सेप्ट करता है जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है हमारा वो। तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है लाइट और वो इंसिडेंट होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से प्रोपोगेट कर जाए फाइबर के अंदर, तो वही एंगल कहलाएगा एक्सेप्टेंस एंगल। अगर TIR नहीं मिल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस एंगल नहीं कहलाएगा।
इसका फॉर्मूला भी लिख के आना है 2 मार्क्स में, जो कि होता है आई नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स √n1² माइनस n2²। स्टूडेंट्स, जबकि दूसरा जो न्यूमेरिकल एपर्चर का पार्ट अगर एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल एपर्चर इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी, लाइट को कलेक्ट करने की एबिलिटी है फाइबर कोर में, जिसको हम न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन में आप ये भी ऐड करेंगे एग्जाम में, द साइन ऑफ द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल आई नॉट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल एपर्चर। इसका फॉर्मूला है न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन आई नॉट, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √n1² माइनस n2²। ये आपका न्यूमेरिकल्स में भी काफी हेल्प करेगा फॉर्मूला, इसको जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मोड्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। इसके अलावा भी ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो मोस्टली हर अल्टरनेट ईयर्स में, हर अल्टरनेट सेमेस्टर्स में आ ही रहा है ये क्वेश्चन। तो मोड का मतलब क्या है, द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इन ए फाइबर इज कॉल्ड द मोड ऑफ द फाइबर। जो लाइट ट्रेवल करती है इनसाइड फाइबर, वो सिंगल मोड भी हो सकता है, मल्टी मोड भी हो सकता है बेसिकली, क्योंकि दो तरीके के मोड उसमें पाए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। सो स्टूडेंट्स, एज द लाइट कैन पास थ्रू वन पाथ इज कॉल्ड मोनो मोड या सिंगल मोड, एंड व्हेन मोर देन वन पाथ इट इज कॉल्ड मल्टी मोड फाइबर। तो इसमें आप एग्जाम में आप इस तरीके से अगर इसको बना पाए कि यहाँ पर सिंगल मोड और मल्टी मोड दिखा दें, कि कोई कैविटी बना के दिखा दें और उसमें अगर एक लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो सिंगल मोड का हो जाएगा, और एक से ज्यादा अगर लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है तो इसको हम मल्टी मोड का एग्जाम्पल कहेंगे। तो स्टूडेंट, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे आगे। तो कभी कभी आ जाता है सिंपल बहुत क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा केबल है, एक ऐसा मटेरियल है, हेयर थिकनेस के टाइप का ये होता है, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और ये बेसिकली कोर और क्लैडिंग मटेरियल रखता है। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे प्रॉपर, मैंने वो लिख दिया है। ऑप्टिक्स फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो कोर जो होती है, सेंटर कोर, सेंटर पे कोर रहती है, और इसके बाहर यानी कि इसके चारों ओर एक और मटेरियल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही होगा ज्यादातर, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बनाया जाता है, पॉलीमर्स का बनाया जाता है, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। तो सबसे इनर पार्ट जो होता है वो हमारा कोर होता है, और इस कोर के बाहर जो कोटिंग होती है इस तरीके से, वो कोटिंग हमारी किसकी होती है, वो हमारी क्लैडिंग कहलाती है, और ये भी हमारी कांच की बनी हुई या पॉलीमर्स की बनी हुई ही होती है। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोर का, वो हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग। लाइट इंट्रोड्यूस इनटू द कोर सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी। सो ऑप्टिकल फाइबर जो मटेरियल है, या क्या कि जो केबल होती है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस हमें अगर सिग्नल कोई भेजना है बिना किसी लॉस के, तो इसको हम आसानी से यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लग आएंगे इसमें। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन का भी कई बार पार्ट होता है, तो आप अगर तैयार करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा। व्हाट इज अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। सो स्टूडेंट्स, हमेशा सिंपली याद रखिएगा, अटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस इन सिग्नल्स, सिग्नल्स में लॉस हो जाना। तो किस तरीके से लॉस होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। द पावर लॉस ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स व्हेन दे ट्रेवल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। जो पावर लॉस होता है ऑप्टिकल सिग्नल्स का जब वो ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करते हैं, उसी को हम अटेन्यूएशन कहते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, और इस दो पावर लॉस है इसका, अटेन्यूएशन को जो मेजर किया जाता है वो हमेशा डेसिबल में मेजर किया जाता है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें अटेन्यूएशन कांस्टेंट की या पावर लॉस की, तो इसको इस तरीके से हम दे सकते हैं, पावर लॉस इक्वल टू -10
log base 10 p out upon p in। p आउटपुट मतलब है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अटेन्यूएशन कांस्टेंट को स्टूडेंट्स याद रखिएगा अल्फा लेटर से हम शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -10/L log base 10 p आउटपुट अपॉन p इनपुट। स्टूडेंट्स कई बुक्स में p इन अपॉन p आउट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर फिर आपको ये माइनस का सिंबल हटाना होगा, क्योंकि अगर हम इसको p इनपुट को ऊपर लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का पहला एडवांटेज है कि इससे हम लो ट्रांसमिशन लॉस से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का फायदा है कि इनका साइज स्मॉल होता है, वेट भी कम होता है क्योंकि कांच के बने हुए होते हैं, और इनको आसानी से लाइट को हम ट्रेवल करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो ऑप्टिकल फाइबर में मिलता है वो है सिग्नल की सिक्योरिटी का, सिक्योर्ड सिग्नल होता है। बात करें कॉपर केबल के, तो कॉपर केबल के कंपैरिजन में हमेशा इनकी कॉस्ट लो कॉस्ट होती है, इसलिए ये भी इसका एक एडवांटेज है। रिलायबल सिस्टम हमें मिलता है जिसमें डेटा हम इधर से उधर भेज सकते हैं। दूसरी चीज में इंटरफेरेंस, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है क्योंकि लाइट है और कांच या। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रिड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स काफी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर, the refractive index of the core of the step index fiber is constant throughout the core। ये सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है कह सकते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the core is maximum at the center of the core and then it decreases टूवर्ड्स कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो सेंटर पे सबसे हाई होता है ग्रिड इंडेक्स में और फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होता रहता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस की तरफ। स्टेप इंडेक्स फाइबर में सेकंड पॉइंट आपको लिखना है स्टूडेंट, द लाइट रेज प्रोपोगेट इन जिगजैग मैनर इनसाइड द कोर। जबकि ग्रिड इंडेक्स फाइबर में आपको लिखना है स्टूडेंट, द लाइट रेज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल रेज और हेलिकल रेज। स्टेप इंडेक्स फाइबर में लाइट कैसी जाएगी, जिगजैग मैनर में जाएगी, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, जबकि ग्रिड इंडेक्स फाइबर में लाइट हमेशा स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमेशा याद रखिएगा जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस होता है वहां पे हमेशा शार्प डिक्रीज होगा, एकदम जैसे स्टेप्स होते हैं कि यहाँ पे एकदम से चेंज हो जाएगा, जबकि ग्रेडेड में क्या है, शार्प की जगह ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें मिल रहा होता है। तो ग्रेडेड में याद रखिएगा देयर इज नो शार्प चेंज। फोर्थ पॉइंट, स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई इन द कोर एंड लोअर इन द क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्लैडिंग का कम होगा, जबकि ग्रिड इंडेक्स फाइबर में मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द कोर ओनली। स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फैब्रिकेशन ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर इज इजी एज कोर हैज कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको बनाना भी आसान है क्योंकि कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल हमें लेना होता है, जबकि ग्रेडेड का फैब्रिकेशन जो है वो थोड़ा टफ पड़ता है। क्यों टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें सेंटर पे हमें मैक्सिमम रखना है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है। सो फैब्रिकेशन ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसकी वर्किंग को दिखा करके कि जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स है, वो किस तरीके से होते हैं। तो उनके फिगर आप बना देंगे जैसा कि यहाँ पे बने हुए हैं। और मल्टी मोड ग्रिड इंडेक्स फाइबर में भी आप स्पाइरल पाथ दिखा करके इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। ट्रेवल कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट transmitted through optical fiber by total internal reflection and converted into electrical signals again at the other end. This is the principle of optical fiber, and this TIR is always only possible when theta is greater than theta c.
थीटा क्या है? जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जिसमें TIR हमें मिल सकता है वो क्या है कि N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। N1 है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये आपको TIR में लिखना होगा। नेक्स्ट, डिस्पर्सन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, तो जिसको हम डिटेल में भी डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में अगर ये पूछा जाएगा तो लिखना है कि ब्रोडेनिंग और स्प्रेडिंग ऑफ पल्सेस। डिस्पर्सन का मतलब क्या है? लाइट पल्स का ब्रॉड होना या स्प्रेड होना ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू फाइबर, इट इज नोन एज द डिस्पर्सन। ये बेसिकली कहें तो 3 तरीके का डिस्पर्सन है: इंटरमोडल, क्रोमेटिक एंड वेवगाइड डिस्पर्सन। तो इनको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी जरूर स्टूडेंट तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, सिंगल मोड फाइबर जैसा कि इसका नाम है कि इसमें केवल सिंगल ही मोड होता है, केवल एक बार में एक ही लाइट ट्रेवल कर सकती है, जबकि मल्टी मोड फाइबर में एक बार में एक से ज्यादा लाइट ट्रेवल करती है। सिंगल मोड फाइबर का जो कोर डायमीटर होता है वो हमेशा 10 माइक्रोमीटर से कम ही होता है। 8 से 10 की रेंज ज्यादातर बुक्स में आपको लिखी हुई मिलेगी। मल्टी मोड फाइबर में जबकि कोर का जो डायमीटर होता है वो 50 टू 200 माइक्रोमीटर की रेंज का होता है। जो सिंगल मोड फाइबर है इनका जो फैब्रिकेशन है थोड़ा सा टफ है, इनको बनाना थोड़ा टफ है क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, कांच के बने होते हैं, मोल्ड नहीं हो पाते हैं और इस वजह से इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। जबकि मल्टी मोड फाइबर्स क्योंकि इनका डायमीटर कोर का बड़ा है तो ये इजी होते हैं बनाने में, तो फैब्रिकेशन इज इजी और ये सस्ते भी हैं इन कंपेरिजन टू सिंगल मोड। जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं इनका न्यूमेरिकल एपर्चर लो होता है, स्मॉल होता है, जबकि मल्टी मोड फाइबर में डायमीटर बड़े होने की वजह से इसका जो न्यूमेरिकल एपर्चर होता है वो भी लार्ज होता है। जो वी नंबर है इसकी वैल्यू याद रखिएगा स्टूडेंट, सिंगल मोड फाइबर में 2.405 होती है, इससे कम ही होगी, मैक्सिमम 2.405, इससे बाकी कम। जबकि मल्टी मोड फाइबर्स में जो वी नंबर है उसकी वैल्यू, वी नंबर यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो वी नंबर जो है हमेशा 2.405 से ज्यादा होगा। अगर उसके कम है तो याद रखिएगा वो सिंगल मोड फाइबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है और इसीलिए इसमें यूज किया जाता है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए मल्टी मोड फाइबर का यूज नहीं करते हैं, ये केवल शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है। सिंगल मोड फाइबर में सिंगल मोड होने की वजह से एक ही लाइट ट्रेवल करती है, इसलिए इसमें डिस्पर्सन नहीं पाया जाता है, जबकि मल्टी मोड में बहुत सारी लाइट्स एक साथ ट्रेवल करती है, इसलिए इसमें डिस्पर्सन होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और फिगर यहाँ पर दिखाया गया है जिसको आप बना सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके का एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी मॉडल डिस्पर्सन मिनिमाइज। ये क्वेश्चन 2019 में इस तरीके से पूछा गया था, वाई सिंगल मोड फाइबर हैव नेग्लिजिबल मॉडल डिस्पर्सन। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मॉडल डिस्पर्सन है इसको अगर हमें मिनिमाइज करना है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को यूज करें या ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर को यूज करें, तो हम आसानी से मॉडल डिस्पर्सन को मिनिमाइज कर सकते हैं। या जैसे ये क्वेश्चन है व्हाई सिंगल मोड फाइबर हैव नेग्लिजिबल मॉडल डिस्पर्सन, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसमें हम जो सिंगल मोड फाइबर होता है उसमें एक बार में एक ही लाइट ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से इसमें डिस्पर्सन प्रोड्यूस नहीं होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिकॉशंस आर नीडेड टू मिनिमाइज टू मटेरियल डिस्पर्सन। मटेरियल डिस्पर्सन में क्या क्या प्रिकॉशन यूज की जाएंगी इसको कम रखने के लिए। तो मटेरियल डिस्पर्सन ना हो तो इसके लिए इट कैन बी मिनिमाइज आइदर बाय चूजिंग सोर्सेज विद नैरो स्पेक्ट्रल रेंज और बाय ऑपरेटिंग एट लोअर वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा मटेरियल डिस्पर्सन अगर हमें कम चाहिए, ऐसा डिस्पर्सन ना हो अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी होंगी, नैरो स्पेक्ट्रल रेंज होनी चाहिए, दूसरा जो वेवलेंथ हो वो लॉन्गर वेवलेंथ होनी चाहिए, बड़ी वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम देखिए किस तरीके से और लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है विच प्रिकॉशंस आर नीडेड टू मिनिमाइज द मटेरियल डिस्पर्सन,
तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं कि वी कैन यूज नैरो वेवलेंथ सिस्टम्स एंड इन मेकिंग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्लैडिंग we should adopt so that the refractive index gradually decrease over many layers. So students इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो होप ये कैप्सूल आपके मेन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत काम करेगा। कैप्सूल को लेने का तरीका मैंने बता रखा है। अगर आपकी तैयारी बहुत कम हुई है तो इस कैप्सूल को 2 से 3 बार लें, और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो पूरे दिन भर में एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें या सुन लें। तो यूट्यूब पर टेक्निकल फिजिक्स पे हमारे कैप्सूल कोर्सेज और भी आते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कैप्सूल कोर्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।